दर्शकों, अक्सर कहा जाता है कि चढ़ाई से चरित्र का निर्माण होता है और शिखर पर पहुंचकर कहानियां रची जाती है। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं किरण कृशाली और उड़ान के इस कार्यक्रम में अक्सर हम आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू कराते हैं जिन्होंने न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उनको पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका सफर भी पहाड़ के एक गांव से ही शुरू हुआ और पहुंचा सीधे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले से नाता रखने वाले वीरेंद्र सिंह सामंत से, जो कि एक माउंटेनियर है, एक स्पोर्ट पर्सन है और साथ ही साथ एक एनसीसी कैडेट है। तो चलिए स्वागत करते हैं वीरेंद्र सामंत का। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के उड़ान कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सामंत है। मैं बेसिकली फ्रॉम चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पड़ंगा गांव से बिलोंग करता हूँ जी। वर्तमान में मैं करणपुर देहरादून में रह रहा हूँ। मेरी बेसिक शिक्षा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चंपावत से हुई। अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन DAV PG कॉलेज से परस्यू कर रहा हूँ। साथ में मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं ऑल इंडिया नेशनल कैप्टन बेसबॉल टीम का हूँ और साथ में राफ्टिंग और माउंटेनिंग करता हूँ। यानी इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं और उसके बावजूद भी आप हर एक चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं। सबसे पहले तो दूरदर्शन के जितने भी दर्शक हैं और दूरदर्शन की जितनी भी टीम है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हाल ही में 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, क्योंकि 2026 है और अभी कुछ समय पहले ही आपने दुनिया की एक ऐसी चोटी फतेह की है जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी का पूरा होता है जैसे कि आपका हुआ और कई लोगों का पूरा नहीं हो पाता और कई लोग इस सफ़र में अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और कई लोग जान अपनी जो है वो गंवा भी बैठते हैं। तो कितना मुश्किल ये सफ़र रहा और इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब वो जो पहली आपके मन में एक चिंगारी आई कि मुझे माउंटेनियरिंग की तरफ जाना है, मुझे पर्वतारोही बनना है, वो कहाँ से शुरुआत हुई? मेरा सफ़र भी इतना आसान नहीं रहा। मैं पहली बार माउंटेनियरिंग से रूबरू हुआ। मैं बेसिकली फ्रॉम माउंटेनिंग से बिलोंग करता हूँ, पर कभी जाना नहीं था कि माउंटेनिंग क्या होता है। जब मैं गया जाना, लोगों को सुना कि कुछ बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स होते हैं, तो मुझे लगा माउंटेन से होने के इतना तो मुझे पता ही है माउंटेन में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पर जब देखा, मैंने कुछ वीडियोस देखी तो फिर पता चला कि नहीं यार, इतना आसान नहीं होता। तो फिर मेरे मन में एक इच्छा हुई कि चाहे कुछ भी हो, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने आप को तैयार करने लगा। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करते करते NCC में था मैं। NCC में मुझे मौका मिला कि हर साल NCC में बहुत सारे कैंप आते हैं, कभी एडवेंचर कैंप और कुछ नेशनल कैंप। तो एडवेंचर कैंप में बेसिक कैंप आता है, बेसिक माउंटेनिंग कैंप। मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। तो तभी मुझे पता चला कि 10 साल बाद इस बार एक जॉइंट टीम गर्ल्स और बॉयज़ की माउंट एवरेस्ट के लिए NCC तैयार कर रहा है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके साथ ही मैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स भी कर लूँगा और शायद अगर मैं उस लायक अपने आप को बना पाऊँ तो शायद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी क्लाइम कर पाऊँगा। तो मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया और फिर मुझे मौका मिला। तो पहली बार हमारा देहरादून में सिलेक्शन हुआ। 17 लाख कैडेट NCC में अभी हैं। तो उनमें जितनों ने भी अपने आप को अपने डायरेक्टेड, सबसे छोटी यूनिट होती है NCC में, यूनिट कहते हैं, वहाँ अपने आप को गए, अपना इंड्योरेंस टेस्ट किया। तो धीरे धीरे हमारी कड़ी हुई। 17 लाख में से हम लास्ट 10 कैडेट जो हुए विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हुए। और ये तैयारी ना सिर्फ इंड्योरेंस की नहीं थी, हमारी मेंटलिटी, हमारा इंड्योरेंस, हमारा एटीट्यूड, सब हमारे जो टीम लीडर थे कर्नल अमित विज द्वारा देखा जा रहा था। हमारी सबसे जो पहला इंड्योरेंस टेस्ट हुआ वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हम 232 कैडेट ऑल इंडिया से सिलेक्ट होकर आए थे। उन 232 में से हमारा इंड्योरेंस टेस्ट किया गया, रनिंग और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पुशअप पुलअप्स कराई गई। देन उसके बाद हम 232 में से कैडेट सेलेक्ट हुए, 32 कैडेट जो माउंट आबिगामिन के लिए गए। अच्छा। माउंट आबिगामिन चमोली में है, जिसकी हाइट है 7355। तो उसमें हमने क्लाइम किया। उससे पहले हमने निम में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि उत्तरकाशी में है, एक फेमस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है माउंटेनिंग के लिए। तो उसमें हमारी तैयारी हुई। 10 दिन का हमने एडवेंचर कोर्स किया। उसके बाद माउंटेनिंग के लिए, माउंट आबिगामिन के लिए हम चमोली गए। चमोली में हमने माउंट आबिगामिन सक्सेसफुली क्लाइम किया। देन क्लाइम करने के बाद हम जो 32 में से 16 कैडेट सेलेक्ट हुए और 16 कैडेट ने 5 इंस्टीट्यूट हैं मैम पूरे इंडिया में जो माउंटेनियर को तैयार करते हैं। अच्छा। उनमें से निम, HMI, अभिमास, जिम और निमास है। ये अलग अलग जगह पे है और उन्हीं में से एक है अपना उत्तराखंड में निम, और ऐसे एक है दार्जिलिंग में HMI। तो हमारे जो 16 कैडेट सेलेक्ट हुए थे, उन कैडेटों को
HMI और नीमा भेजा गया। तो मैं NIM गया। NIM में हमने बेसिक कोर्स किया 1 महीने। अक्टूबर के महीने में पूरा 1 महीने हमने माउंटेनिंग के बारे में जाना, कैसे माउंटेनिंग में क्या चीज़ें यूज होती हैं, कैसे क्लाइंब करते हैं, कैसे अपने आप को वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं और एक्लेमेटाइज करते हैं, कैसे बॉडी को सही रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 महीने सीखी। 1 महीने ये सीखने के बाद हम सभी जितने भी कैडेट थे 16 कैडेट को हमको भेजा गया सियाचिन जनवरी के महीने में। अच्छा। वैसे सियाचिन आपने सुना होगा कि कोल्ड कितना माइनस का टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, और हमको भेजा गया जनवरी के महीने में। जनवरी में तो वैसे ही देहरादून में इतना ठंडा होता है। हाँ। तो सियाचिन में तो आप सोच सकते हैं कि कितना ठंडा होगा। तो सियाचिन में हमारी 1 महीने ट्रेनिंग हुई आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के, जहाँ नॉर्मली जो हम जवान होते हैं वो माउंटेनिंग के बारे में जानते हैं और पूरा जो माउंटेनिंग का स्किल है वहाँ से जवान सीखते हैं आर्मी में। तो हमारे आर्मी माउंटेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई 1 महीने में। वहीं हमको सिखाया गया कि कैसे ठंड से बचना है, कैसे माउंटेनिंग करनी है। तो ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी पूरी जर्नी थी बॉटम से लेकर टॉप तक, सबसे टफ जो था वो मुझे सियाचिन लगा। वहाँ से अपने आप को सर्वाइव करना, उस 12,000 फीट पे रनिंग करना, इंडोरेंस, अपने इंडोरेंस को बिल्ड करना और माउंटेनिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना, ये सब हमने वहाँ पे किया। उसके बाद हम जितने भी 16 कैडेट थे उसमें से 10 कैडेट सेलेक्ट हुए। वो हमारे इंडोरेंस और हमारी मेंटेलिटी, हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग हमको सेलेक्ट किया गया। वो जो 10 कैडेट थे उन 10 कैडेट ने माउंट एवरेस्ट के लिए हमको भेजा गया नेपाल। और वही जो जितना भी हमारा था कि जो हमारा खर्चा आता है सारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमको तैयार करके नेपाल भेजा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले हमने माउंट लबुचे है, वो 6000 की पीक है, क्योंकि जो कि कंपलसरी होती है। अगर आप किसी क्या कहते हैं 8000 की पीक को क्लाइंब करते हैं तो उससे पहले आपको एक 6000 क्लाइंब करना कंपलसरी होता है। अच्छा। तो हमने उससे पहले माउंट लबुचे सक्सेसफुली क्लाइंब की और देन माउंट एवरेस्ट। और ये जो दोनों चोटियां आपने कही कि नेपाल में जाके आपने सक्सेसफुली क्लाइंब करी, हाँ जी। ये आपने 20 साल की उम्र में हाँ करा जी, है। जब बहुत सारे जो बच्चे हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो 20 साल की उम्र में यही फिगर आउट नहीं कर पाते कि आखिर हमें करियर में किस तरफ जाना है। आपने जैसे बताया कि आर्मी का जो पूरा एनसीसी के थ्रू आपका जो मेंटालिटी आपकी इतनी स्ट्रांग कर दी गई थी कि आपको ये करना है, सिर्फ करना है, लेकिन मन से आप पहाड़ी भी हैं, है ना। और एक मतलब अक्सर पहाड़ के जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं कि हमें फ़ौज में ज़रूर जाना है। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, ना सिर्फ किसी व्यक्ति की, लेकिन फैमिली के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो देश की सेवा के लिए ज़रूर जाए, और ख़ासकर अगर वो उत्तराखंड से है तो बिल्कुल ये जज्बा रहता है। तो घर वालों ने क्या कहा कि बेटा कुछ पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो, लेकिन आपको क्यों पर्वतारोही बनना है? आपने ये सारी सिचुएशन कैसे उनको समझाई? तो मैं अपने आप को, मैं खुद फ़ौज के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि हमारे फैमिली में अभी कोई फ़ौज का है नहीं। तो मैं चाहता था कि बीइंग अ पहाड़ी मेरे घर से कोई फैमिली में एक फ़ौज की हो, और मैं खुद अपने आप को इस लायक बना रहा था। तो उसके लिए मैं CDS की तैयारी करता हूँ अभी वर्तमान में। तो मैं कहूँगा कि फ़ौज का जो रूट है उसको जानने के लिए मैंने NCC ज्वाइन करी। मैं जानना चाहता कि क्या होता है फ़ौज में। तो उसके लिए NCC आपने कौन सी उम्र से ज्वाइन करा था? मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज से 19 साल की उम्र में, 19 साल से कॉलेज में मिलती है। वैसे स्कूलों में मिल जाती है, बट स्कूलों में, हमारे स्कूल में थी नहीं, तो शायद होती तो मैं लेता। तो कॉलेज में मुझे मौका मिला, सबने कहा कि हाँ अगर आपको आर्मी में जाना है तो NCC एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज्वाइन करो। उसके लिए भी इंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मैंने वो इंट्रेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट पास करके NCC अपने कॉलेज में ज्वाइन करी। देन मैं कह सकता हूँ कि अभी वर्तमान में NCC एक इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी यूथ अगर किसी अपने आप को देखना चाहता है, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन तैयार करना चाहता है, तो NCC एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है। वो आपके सब कुछ मेंटल से लेकर फिजिकल सब कुछ तैयार करती है। तो मैंने NCC ज्वाइन करी। वहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक लक्ष्य दिखा, मुझे लगा कि ये मुझे जो मेरा करियर है, जिसको मुझे मेरा एम है, उसमें मेरी मदद कर सकता है। अच्छा। तो मैंने घर वालों को समझाया कि फ़ौज के लिए तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, शायद अगर मैं सक्सेसफुली इस जो कैंप है इसमें अपना सिलेक्शन देके क्या कहते हैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, तो शायद मुझे एक और अच्छा मौका मिल जाए, और क्या पता कुछ और अच्छा करने का क्या पता मौका मिल जाए। तो मौका मिल रहा है तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। पापा तो मान गए। अच्छा। पापा ने तो कहा चलो ठीक है भाई, जो करना करो, अभी है उम्र तुम्हारी, तब पढ़ाई मत छोड़ना। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाई नहीं छूटेगी, साथ में हो जाएगा। पर मम्मी को लगता था कि यार, मम्मी और को दादी है मेरी, उनको लगता था कि पहाड़ी तो क्या पहाड़ चढ़ रहा है खाली, हम तो इतने साल हो गए पहाड़ों में चढ़ते हाँ। और तुमको वहाँ जाके भी पहाड़ी चढ़ना है, वही करना था तो यहीं कर लेते। हाँ। तो फिर मैंने समझाया, मैंने पापा से कहा, पापा ने समझाया, तो फिर इजाज़त मिल गई एक जगह से। तो मैं तो तैयार था ही, तो फिर मैंने मौका नहीं छोड़ा है। अच्छा, तो एक और सवाल, जैसे कि आपने कहा कि आपकी दादी और माताजी ने कहा कि भाई पहाड़ तो हम हमेशा से ही चढ़ते आ रहे हैं, चंपावत जैसे जगह में रहते हुए, तो फिर तुम्हें यही क्यों चूज़ करना है?
आप जब कैंप के लिए गए होंगे, आपकी पूरी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो जैसे कि आपने बताया भी था कि उत्तराखंड से मैं था, तो जैसे कि आप पहाड़ से हैं और कोई पहाड़ के अलावा अगर प्लेन के किसी जगह से आता है, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहता है? क्योंकि कहते हैं ना कि पहाड़ियों को आदत तो होती है पहाड़ चढ़ने की, तो एक मन से जो है वो स्ट्रांग रहता है कि अरे इतना तो मैं कर लूँगा, इतना मैं कर लूँगा। लेकिन जो हमारे भारत के प्लेन भाग से आते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है, वो किस तरीके से अडाप्ट करते हैं? तो दोनों में क्या डिफरेंस क्या आता है? मैम मेन डिफरेंस आता है हेल्थ पे और एटीट्यूड पे। अच्छा। एटीट्यूड पे ये डिफरेंस होता है कि हम पहाड़ से होने के नाते हमको यार हम एक कहते हैं कि अपने मन को पहले तैयार करना पड़ता है, तो हम मेंटली तैयार रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है पहाड़ में जाएंगे, और हमको हमारी बेसिक हमारा जो जीन है वो उस अकॉर्डिंग हमको एक्मलाइज कर लेते हैं। पर जो मेन प्लेन्स से आते हैं उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग नहीं होती है, उनको अपने आप को मेंटली बहुत तैयार करना पड़ता है। और फिजिकली तो चलो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि वो एनसीसी में हैं तो तैयार हो जाते हैं, बट मेंटली बहुत मेन होता है कि वो अपने आप को पहाड़ों में ढालना। और दूसरा है एक्मलाइज करना। एक्मलाइज मतलब कि पहाड़ में जो पहाड़ का क्लाइमेट है वो हाइट के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालना। तो उस चीज़ में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है हमारे अकॉर्डिंग। ओके। अब मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि एवरेस्ट आपने चढ़ा, उसके अलावा 2 चढ़ाई भी आपने बहुत छोटी उम्र में चढ़ी हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज के समय में 2026 में हम हैं, आप बाकी तमाम लोगों से बड़े मैच्योर हैं इस मामले में। जब आपने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी या फिर दोनों में से कोई भी चढ़ाई चढ़ी, कोई ऐसा किस्सा हुआ जो कि मतलब आपका दिमाग को एकदम अचंभित कर गया हो कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो साथ वालों के साथ में कैंप में जो कि आप कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें कि यार ये तो सबको बताऊंगा जाके? मैम नॉर्मली जब हम यहाँ और माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे तो बेसिकली था कि चलो क्लाइंब करना है, पता था कि थकान तो लगेगी, थकावट भी लग रही थी, तो बेसिकली चलो हम मेंटली तैयार थे कि ऐसा ऐसा होगा। बट जब एवरेस्ट हम क्लाइंब कर रहे थे, हमने जब नॉर्मली जो एवरेस्ट का पार्ट है, जो एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई है वो कैम्प में डिवाइडेड है। अच्छा। कैम्प 4 तक हम चार कैम्प में डिवाइडेड है। कैम्प 1 कैम्प 2 ऐसे करके हम अपने बॉडी को एक्मलाइज करने के लिए हर कैंप में जाते हैं और वहाँ एक दिन स्टे करते हैं, देन उसके बाद क्लाइंब करते हैं। जब मैं जा रहा था, हमारी टीम कैम्प 2 से कैम्प 3 जा रही थी। अच्छा। तो कैम्प 2 से कैम्प 3 क्लाइंब करते टाइम पहली बार हम आगे थे, तो मैंने देखे पहली बार मैंने एक डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी पहली बार, हमको पता था कि हम सुना तो था कि डेड बॉडीज दिखेंगे वहाँ, क्योंकि इतनी दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है, लोग इतने पैशनेट होते हैं कि अपने पैशन को प्रति अपनी जान देने को तैयार होते हैं। पर हमको लगा कि चलो मजाक कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि नहीं जा पाएंगे करके, हम ऐसे ले लिया था, हवा में ले लिया था कहते। तो जब देखा मैं कैम्प 3 से कैम्प 4 जा रहा था, कैम्प 4 से 100 मीटर नीचे, तो मैंने पहली डेड बॉडी देखी। अच्छा। डेड बॉडी भी ऐसी, पर उस डेड बॉडी में मुझे पता नहीं, उस डेड बॉडी ने मुझे, नॉर्मली अब हम डेड बॉडी देखते हैं तो डर जाते हैं, पर उस डेड बॉडी में जब मैं उसका देख रहा था, उसके स्किन को देख रहा था, उसके मुंह को देख रहा था, तो उसमें मुझे डरावना, मतलब वो डर नहीं दिखा। वो अपने पैशन के प्रति एक, मतलब कि जैसे करते ना हंसते हंसते मर गया वाला, वैसे उसके फेस पे वो फेस कुछ बोल रहा था, ऐसा लगा। पर वहीं था, थोड़ा ऐसा लगा कि एक अचंभा जैसा हो गया, क्या है यार, अभी ये तो स्टार्टिंग है, यहीं ऐसा देखने को मिल गया, तो ऊपर क्या क्या देखने को मिला। तो ये मोमेंट था थोड़ा, जहाँ पे थोड़ा हिचकिचाए थे हम, पर टीम ने साथ दिया और खुद को, और तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया था कि फिर मेंटली स्ट्रांग हो गए थे। तो हमने सोचा यार यहाँ तक आ गए हैं तो अब एक डेड बॉडी देख के तो नहीं रुकेंगे। हाँ। जो होगा देख लेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इतनी घबराहट हुई एक बारी के लिए, और आप लोग सब टीम के साथ क्लाइंब करते हैं, अकेले कोई भी क्लाइंब नहीं करता। तो अब चढ़ते जाते थोड़ी थकान, बोरियत भी आने लगती है। तो आपके टीम में कोई ऐसा मेंबर था जो हमेशा सबका हौसला अफजाई करता था और साथ साथ कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता रहता था? हमारी टीम में सारे मेंबर, हमको साथ में 1 साल हो गया था, हम 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। मेन तो हमारे टीम लीडर, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे टीम लीडर थे कर्नल अमित बिष्ट और डिप्टी टीम लीडर थे कर्नल रजनी जोशी। ये दोनों की पर्सनैलिटी इतनी, मतलब मोटिवेटेड थी मैम, कि हर बार जो, अब हमारे लिए तो एज मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और हमारे सामने कोई कर्नल रैंक के कोई कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे ही मोटिवेशन तो ऑलरेडी हाई होता है। जब वो कुछ बोलते थे तो मैं तो बहुत ध्यान से सुनता था, मुझे उनकी हर एक बात याद आती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उनकी हर बात मुझे याद, मोटिवेट करती थी। रास्ते में मैं वही रिकॉल करते जाता था कि यार करना है, टीम हमारी एक साथ रहती थी। और साथ में जो मेन चीज़ रहती है मैम कि एवरेस्ट के टाइम में हमारे साथ एक शेरपा रहता है। अच्छा। शेरपा यानी लोकल का आदमी होता है जो क्लाइंबर को क्लाइंब करने में मदद करता है, और उनका एंड्योरेंस मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा बना नहीं है जो उनको उस लेवल पे डिफीट कर सके
उनकी बॉडी उस लेवल की बनी रहती है उस टेम्परेचर के लिए। तो शेरपा आपके साथ साथ सबमिट भी करता है? हाँ, सबमिट करते हैं। वो उनके लिए नई बात नहीं है, उनके लिए शायद सबमिट आसान लगे, हमारे लिए बहुत सुने। उनका हमारा जो एक सबमिट हमको दुनिया की सबसे मतलब कह सकते हैं कि प्रसिद्ध लोगों में आने, उनके लिए नॉर्मल है। वो रोज़ हर सीज़न में क्लाइंब कर रहते हैं, हर सीज़न में हज़ारों क्लाइंट को क्लाइंब कराते हैं। तो हमारे जो शेरपा हो वो हमारे साथ रहते हैं। और टीम में हर मेंबर एक दूसरे को मोटिवेट करता है। थकान हर किसी को लगती है उस टाइम पे, पर वही है कि हर कोई दूसरे को मोटिवेट देता है कि यहाँ तक आ गया है, थोड़ा और है, फिर कैंप 4 आ जाएगा, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, पानी पी लेंगे। तो सारे जो जितने भी हमारे टीम मेंबर थे सारे मोटिवेट करते थे हमको और सारे अच्छे थे। जब आपने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो फतेह करी, सबमिट का समय क्या था? और सबमिट जब आप करने वाले थे, जब आपको लगा होगा कि अब बस थोड़ी ही दूर और है और आज जो है मैं वो अचीव करने वाला हूँ जिसके सपने मैंने देखे थे, क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे किसी भी एवरेस्टर की जो उस जगह पे क्लाइंब कर रहा है, इतने टाइम से खुद को तैयार कर रहा है, इतनी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या फीलिंग होती है वो? क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं मतलब एक्सपीरियंस की है। तो जितने भी दर्शक हमारे ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं और या फिर जब वो हमें देख रहे होंगे तो वो भी उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहे आपके ज़ुबानी, तो ज़रूर हमें बताइए। तो मैम, जब हम कैंप 4 से लास्ट हम जो अपने आप को डालते हैं सबमिट के लिए, कैंप 4 से हमने जाना होता है। कैंप 4 लगभग 8000 की क्या कहते हैं मीटर पे है, 8000 से कुछ कम मीटर पे है। वहाँ से हम अपने आप को पुश करते हैं और उसी रात हमको सबमिट करने वापस आना पड़ता है कैंप 4 में। हमारे हेल्थ के लिए कहते हैं कि हेल्थ के लिए और उस जो टेम्परेचर है उस हाइट पे ज़्यादा स्टे करने में मतलब अपने आप को कहते हैं हानिकारक है अपने लिए। तो हम लास्ट शाम का टाइम था 7 बजे, कुछ 7 बजे हमारी टीम ने, हमारे उस टाइम पे लीड कर रहे थे कर्नल, बताया मैंने आपको, जैसे रजनी जोशी सर लीड कर रहे थे, साथ में सूबेदार मेजर बलकार सर थे। तो उन्होंने 7 बजे हमारी पूरी टीम को बुलाया। पूरी टीम 7 बजे हम तैयार हो गए, पूरा क्रैम्पॉन पहन के, पूरा भी जितना हमारा ड्रेसअप होता है सब कुछ तैयार होके उन्होंने एक लास्ट मोटिवेशन स्पीच दी, देखो यहाँ तक आ गए हैं, बस एक रात की और बात है, कल अगर आपने सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया तो शायद ये मंजर और वो कल का मंजर अलग रहेगा। तो ये बात सुन के सबके गूज़बम्प खड़े हो गए, देखो यहाँ तक आ गए और सामने हमारा लक्ष्य दिख रहा था जिसके लिए हम दो साल से, लगभग 1 साल से अपने आप को पूरी तैयार कर से, ना घर गया कोई ना कहीं, पूरे अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो हमने अपने आप को पुश किया अपने शेरपास के साथ, अपनी टीम के साथ। लगभग 7 बजे हम तैयार हुए चलने को कैंप 4 से। कैंप 4 से चलते जो हमारा टीम का पहला मेंबर था उसका 3:30 बजे 3:30 में पहला हमारा सबमिट हो गया था। अच्छा। और हाँ, वो सबमिट उस अंधेरे में सबमिट हो गया था, लगातार रात भर चल के, ना किसी को कहीं रुका ना कुछ, लगातार सबमिट 3:30 बजे पहला सबमिट हुआ और यहीं 3 से 4 के बीच में, 4:30 के बीच में हमारी पूरी टीम ने सबमिट कर लिया था। अच्छा। और ये टाइम मैं बताऊं, जब मैं टॉप पे था, मैं तो वहाँ पे होल्ड करा था कि लगभग ऐसा होता है कि आप जब सबमिट में टॉप पे होते हैं तो वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि उस एल्टीट्यूड में वैसे हमारी बॉडी के लिए वो हानिकारक है। और साथ में वहाँ पे भीड़ इतने रहते हैं कि अगर हम वहाँ पे इतने लोग, तो जगह बहुत कम, स्ट्रीट बहुत, एक छोटी सी लाइन होती है जो सबमिट का है टॉप पे, तो वहीं पे रुकना होता है, वहीं पे अपना फ्लैग उठाना। पर मैं थोड़े नीचे आया, मैंने पहले फ्लैग उठाया, अपना आंखों में आंसू थे खुशी के। मैंने कहा हुआ एक होती है ना, मतलब पूरा जब आपको सपना आपका पूरा हो जाए तो थकान दूर हो जाती है, कहते हैं वो थकान बिल्कुल दूर हो गई थी। बिल्कुल ऐसा लगा था कि थोड़ी देर तो मन करा था कि यहीं पे बैठ जाएं, पर वो होता नहीं है कंडीशन। पर फिर भी मैं रुका, मैं थोड़ा नीचे जाके रुका। मैंने कहा इतनी दूर आ गया हूँ तो सनराइज़ तो देख के जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने अपने आप को था कि मेंटली तो स्ट्रॉन्ग था ही, मैंने कहा देखते हैं सनराइज़ क्या होता है। मेरे शेरपा ने कहा चलो चलते हैं, पर फिर मैंने कहा 2 मिनट, मैंने कहा उनको कन्विंस किया, मैंने कहा थोड़ी देर और रुकते हैं, बस सनराइज़ देख के चलेंगे, पर होता नहीं है। उन्हें भी मना कर रहे थे, बार मना कर रहे थे, मैंने उनको कन्विंस कराया। फिर उसके बाद सनराइज़ के लिए हम लोग गए। जो पहला सनराइज़, इतना ब्यूटीफुल सनराइज़ था मैम, वहाँ से अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसके आसपास भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, उनका जो आइस रिफ्लेक्ट कर रही थी सनराइज़, इतना प्यारा व्यू था। वो व्यू आज तक का सबसे बेस्ट व्यू था मेरी ज़िंदगी का। उसको देख के सारी थकान दूर होगी और देन फिर धीरे धीरे हम नीचे आए। फिर तो अब जान आ गई थी, एक अलग सी जान आ गई थी। अब तो क्लाइंब कर ही लिया, सक्सेसफुली क्लाइंब कर ही लिया, तो फिर पूरी एनर्जी वापस आ गई थी। पूरी एनर्जी के साथ आप वापस लौटे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप इस तरीके की इतनी ऊंची चोटियों पर पहुंचते हैं तो वापस आना भी उतना ही टफ होता है। तो क्या क्या मतलब चैलेंजेस होते हैं वापस उतरने में? हाँ, सबसे टफ होता है, कहते हैं कि माउंटेन पे क्लाइंब करना इतना टफ नहीं है जितना वापस आना उतना टफ है। बहुत ज़्यादा टफ होता है। टफ इसलिए है कि वो जो रूट होता है हमारा, वो रूट एक स्ट्रीप लाइन होती है, उसी लाइन में आपको ऊपर जाना है और ऊपर वालों को नीचे आना है। एक ट्रैफिक जैसा लग रहा है। अच्छा। तो जो ट्रैफिक का सबसे टफ ट्रैफिक होता है, हम कहते हैं कि नॉर्मली दिल्ली देहरादून का तो ट्रैफिक हम सुनते ही हैं, वो ट्रैफिक जानलेवा ट्रैफिक होता है।
उससे अगर आपने थोड़ा सा चूक होगी, ऊपर नीचे हो गया तो शायद आपकी जान जा सकती है। तो वहीं पे मेरे साथ भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ था, शायद मुझे भी लगा था कि अब वापस नहीं जा पाएंगे। क्या किस्सा था वो? किस्सा था कि मैं समिट से वापस आ रहा था, समिट से 100 मीटर नीचे लगभग। कुछ लोग ऊपर जा रहे थे और कुछ लोग नीचे, मैं नीचे जा रहा था सबमिट करके। तो वहाँ पे भीड़ ऐसी हो गई थी, एक स्टीप था, खाली एक पत्थर था, उस पत्थर के नीचे जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे मेरे पैर के नीचे लाश थी एक। अच्छा। एक क्लाइंबर, शायद पुरानी कोई लाश थी, वहाँ पे डेड पड़े थे वो। अब मैंने कहा यार, मैं मतलब एक पैर में खड़ा था, अगर दूसरे पैर में खड़ा होता तो शायद मेरा पैर, जो पैर का क्रैम्पन होता है वो उस बॉडी पे लग जाता। तो मैं चाहता नहीं था कि मेरा पैर उस पे बॉडी पे लगे, तो मैं एक पैर में खड़ा था और लगभग 10-15 मिनट में एक पैर में खड़ा था और मेरी बॉडी जाम हो गई थी, क्योंकि ठंड इतना रहता है, पूरा टेम्परेचर, मेरी बॉडी मुझे लगा, फील होने लगी कि यार काम नहीं कर रही है, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, पूरा फ्रीज होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता नहीं था ना, ऊपर से तो आ ही रहे थे, भीड़ ऊपर भी थी नीचे भी थी, तो बॉडी मेरी फ्रीज होने लगी। मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मैंने अपने हाथों को, मेरे हाथ पूरे फ्रीज हो गए थे, पैर तो मैंने चलो हवा में हिलाए, मेरे हाथों को मैंने दीवार में मारा, वहाँ पे पत्थर था, पत्थर पे मारा। अगर बाई चांस वो फ्रीज हो गए तो फिर कहते हैं फ्रीज होने के बाद शायद मैं रिकवरी नहीं कर पाता, शायद मैं वापस नहीं आ पाता। तो तब मैंने अपने आप को पुश करा, पत्थरों पे मारा, लगातार हाथ को मारा, हाथों में थोड़ी जान आई। फिर जान तब आई जब मैं नीचे से आते हुए अपने क्या कहते हैं डिप्टी लीडर सर को देखा। वो भी, उनका भी मतलब थकान तो सबको लगती है, पर उनके चेहरे पे देखा मैंने, उनके चेहरे पे उनने मेरे को देखा, उनने कहा कि नहीं हो जाएगा, चल 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 चल। उनने वही जैसे हमारे नॉर्मल हम अपने देवताओं को याद करते हैं, हम तो पहाड़ी हैं, वो भी पहाड़ी हैं, तो सारे पहाड़ी थे। तो उन्होंने कहा जय बद्री विशाल, मैंने कहा जय बद्री विशाल, देख लेंगे जो होगा। मारा पत्थर पे एक और, फिर मैं जैसे तैसे नीचे गया और फिर शरीर पे जान आई। वो नहीं तो शायद वहाँ पे फ्रीज हो जाता तो वापस नहीं आ पाता। ये बहुत टफ था आते समय मेरे लिए। तो वीरेंद्र, आप जो है माउंटेनियर के साथ साथ आप स्पोर्ट पर्सन भी है, आप एनसीसी कैडेट भी है, तो स्पोर्ट की लाइफ और साथ साथ एनसीसी का वो जो डिसिप्लिन है उसने कैसे आपको हेल्प करी, और कैसे अभी भी लगातार ये तीनों ही चीज़ें आप इतने कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कर रहे हैं? आपने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, आप स्पोर्ट भी उतने ही दिल से करते हैं, आप पर्वतारोही हैं तो आप क्लाइंब भी बहुत दिल से करते हैं। कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो और कैसे ये तीनों चीज़ें आपको एक दूसरे में हेल्प करती हैं? मैम ये तीनों चीज़ें मेन है डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में। तो स्पोर्ट्स, एनसीसी और मेरा नॉर्मली मैं कहूँगी एक स्पोर्ट्स के अंदर ही आता है, माउंटेनिंग भी तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आता है। तो ये तीनों चीज़ सिखाती है डिसिप्लिन। और मेन स्पोर्ट्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स सिखाती है डिसिप्लिन के साथ टीम वर्क, कैसे कहीं भी कैसे भी आप टीम के साथ काम करना सिखाती है स्पोर्ट्स। तो ये मुझे मोटिवेट करती है। और मोटिवेशन तो अगर आप नॉर्मली तीनों चीज़ों में है तो आपका फिजिकली तो आप फिट हैं ही, और तीनों चीज़ों में फेलियर देखने को मिलता है मैम। अगर यही है कि आप जितना स्पोर्ट्स में आते हैं, स्पोर्ट्स में मेन चीज़ है कि आपको मेंटली आप इतना पता है कि यार हार और जीत तो लगी है, तो आप हार से कैसे उभरे होते हैं, वो चीज़ मेन सिखाती है। और वही मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे ज़रूरी है कि कभी भी हमको लगता है कहीं पे कुछ हमारे लिए जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ वो लाइन छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये तीनों चीज़ मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि लगे रहो, चाहे कुछ हो जाए। आज शायद दिन हमारा अच्छा नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, कल शायद हमारे फेवर में हो, इसलिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहने के लिए ये चीज़ें सिखाती है मेरे को। आप स्पोर्ट्स में क्या क्या खेलते हैं? स्पोर्ट्स में मैं बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। तो मैं जो बहुत शायद हर इंडियन बनना चाहता है। मैं बहुत मेहनत करता था। मैं स्टार्टिंग से लगभग मैं कहूँ कि 10-12 साल से जब से मुझे याद है तो मेरे पापा ने एक बैट लेके दिया था मेरे को। मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था, और गांव में था तो गांव में बैट टूट गया था, पापा बना के देते थे, वो पहाड़ी लकड़ी से बना के देते थे। तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने कहा चलो जो होगा इसी फील्ड में लगाता रहेंगे। घर से भी पूरा सपोर्ट था, पापा भी पूरा सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं। मैं जब भी जो भी काम मैंने स्टार्ट करने की सोची, पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा। पापा ने कहा लगे रहो, क्योंकि उनको भरोसा था। तो मैं लगातार क्रिकेट खेलता रहा। मैंने 6-8 साल लगातार क्रिकेट खेला और अच्छा भी कर रहा था शुरू में। अपने जब मैं गांव से शहर आया, जो चंपावत था उस टाइम हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे मैं शहर में क्रिकेट खेलने लगा। उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन बना, उसके बाद अपने स्टेट टीम का कैप्टन बना। पर शायद क्रिकेट खेलना मेरे उसमें नहीं था, मैं इंजरी हो गई थी, मेरे को बैक इंजरी हो गई थी। अच्छा। जिसके कारण मैंने क्रिकेट छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कुछ महीने जब तक गांव में था मैंने हॉकी खेली। हॉकी में मैंने स्टेट खेला। अच्छा। स्टेट में मैं डिफेंडर था हॉकी में। ओके। उसके बाद हॉकी मुझे अच्छा गेम था पर मुझे मन नहीं लगता था मेरे, तो फिर मैं यहाँ देहरादून आ गया पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद मैं CDS की तैयारी करता था। अच्छा। जैसे कॉलेज में मैं आया तो कॉलेज में बेसबॉल एक नया गेम है, मैंने नहीं सुना था उससे पहले, जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया था, जानता भी नहीं था क्या है। पर हमारे कोच आए कॉलेज में, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा गेम है, क्रिकेट की तरह है। अब क्रिकेट से तो प्यार था ही,
तो चलो मैंने कहा था क्या पता क्रिकेट छूट गया तो कुछ नया मौका मिल जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया बेसबॉल में क्रिकेट अच्छा खेलता था तो बेसबॉल में जगह मिल गई। स्टार्टिंग पे ही देहरादून टीम में आ गया, उसके बाद कॉलेज की टीम का कैप्टन बना, देन उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का कैप्टन बना। अच्छा। और अभी तक मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का कैप्टन हूँ। सीनियर नेशनल खेल लिए हैं, 4-5 सीनियर नेशनल खेल लिए हैं और अभी मैं जस्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक और चौथी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हर जो आप सोच रहे हो वो तमाम चीज़ों को आप जो है पूरा भी कर रहे हो। आप एनसीसी में हैं और मैंने सुना है कि आपको एनसीसी में रहते हुए बहुत सारे सम्मान मिले हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली में भी हिस्सा लिया, वो कैसा क्षण था आपके लिए? एनसीसी में बहुत सारे एनसीसी कैंप कराती है, जिसमें से सबसे मेन आरडीसी माना जाता है, उसी का एक पार्ट है प्राइम मिनिस्टर रैली। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने एनसीसी में 2 साल होते हैं जब हम सीनियर डिवीज़न में करते हैं, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने तो तब मुझे मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर रैली में जाने का। तो उस टाइम पे उसमें 3-4 उसके 5 पार्ट होते हैं। कुछ लोग परेड से जाते हैं, कुछ लोग कल्चर से जाते हैं, कुछ लोग BCYP से जाते हैं, अलग अलग उसके पार्ट होते हैं। तो मैं कल्चर से गया था। तो कल्चर में था कि हमको अपना जो उत्तराखंड का लोकल डांस है वो पेश करना था। अच्छा। तो हमने छोलिया नृत्य है जो हमारे कुमाऊं में बहुत फेमस है, छोलिया डांस। तो हमारी टीम ने छोलिया डांस किया था पीएम के सामने। और उस टाइम पे जब हम पीएम के सामने वो डांस प्रस्तुत कर रहे थे तो कहते हैं हार्ट बीट बहुत हाई थी, बट हमने इतना प्यारा प्रस्तुत किया था कि सबने सराहना की थी उसकी। अच्छा। तो वो मेरा पहला कैंप था और नेशनल लेवल का कैंप था, बहुत प्यारा कैंप था वो। वीरेंद्र, ये तो हमने आपकी पूरी जर्नी जानी। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते हैं, उनको चाहिए कि सक्सेस बहुत जल्दी उन्हें मिल जाए, और आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे पेशेंस ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप हमारे देखने वाले तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़े धैर्य के साथ? सबसे पहले अपना लक्ष्य तैयार कीजिए, लक्ष्य और प्लान भी हमेशा अपने पास एक होना चाहिए, और लक्ष्य तैयार किए, लक्ष्य के लिए कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। फिर मैटर नहीं करता कि बाहर वाला क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस अपने अंदर कभी कभी आवाज़ आती है कि अपने अंदर से भी आवाज़ आती है कि छोड़ दें ये चीज़ें, पर लगे रहिए। जिस टाइम पे आपको लगने लगे कि अब क्या छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आपने वो नहीं छोड़ा और उस क्या कहते हैं अपने लक्ष्य की ओर लगे, अग्रसर लगे रहे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपको एक दिन वो लक्ष्य मिल जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और आपकी जर्नी सच में बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। तो दर्शकों, ये था उड़ान में हमारा साथ अभी तक वीरेंद्र सामंत के साथ, जो कि एक माउंटेनियर है और साथ ही साथ एक स्पोर्ट पर्सन भी है और एक एनसीसी कैंडिडेट भी है। और हमने जाना कि किस तरीके से अगर डिसिप्लिन के साथ में आप अपने जीवन में जो सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए बार बार लगातार प्रयासरत रहें, तो आप एक दिन उन सपनों को ज़रूर पूरा करते हैं। और यही हम जानते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उड़ान। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी किरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।